नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम, आपका फेवरेट शो कुछ किस्से कुछ बातें लेकर। कुछ किस्से होंगे, कुछ बातें होंगी और इन किस्सों और बातों को हर बार की तरह हमारे साथ साझा करते हैं, हमें बताते हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर, जो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्योंकि हाल ही में बांकीपुर का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, दतिया में भी आपने देखा, गुजरात में भी आपने देखा। सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो बांकीपुर के उपचुनाव की हाल फिलहाल में हुई है। प्रशांत किशोर मैदान में थे, लेकिन बांकीपुर के चुनाव का सिर्फ प्रशांत किशोर का मैदान में होना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, हाल ही में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो वहीं से विधायक रहे। इससे पहले भी उनके पिताजी वहां पर रहे, बीजेपी का गढ़ उसे माना जाता था। लेकिन प्रशांत किशोर ने वहां पर चैलेंज दिया और वो मैदान में उतरे। और जो जन स्वराज या प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए, जब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, तो वो बांकीपुर में उन्होंने कर दिखाया। और ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इस उपचुनाव ने नए समीकरण तय कर दिए हैं। आखिर क्या बिहार की राजनीति इस उपचुनाव से बदलने वाली है? और अगर भारत के इतिहास की बात करें तो आखिर वो कौन कौन से उपचुनाव जो हैं वो रहे हैं, उसी को लेकर आज कुछ किस्से कुछ बातें सर के साथ हम सुनने वाले हैं, करने वाले हैं। सर, बहुत चर्चा हो रही है बांकीपुर के उपचुनाव की। प्रशांत किशोर ने जो कुछ किया, कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया जो अध्याय है वो प्रशांत किशोर इसके जरिए शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन भारत के इतिहास के अगर उपचुनाव की बात करें तो क्या बांकीपुर का चुनाव ही ऐसा है जिसने पूरी तरह सियासी समीकरण जो है वो बदलने की शुरुआत की है, या पहले भी ऐसे चुनाव हुए हैं? कौन कौन से ऐसे चुनाव हुए जिन्होंने एक बड़ा झटका, सत्ता पक्षी कहा जाएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार बिहार में भी और केंद्र में भी, एक बड़ा झटका सत्ता पक्ष को दिया? देखिए, कई बार उपचुनाव जो होते हैं ना, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, आमतौर पर जो सत्ता पक्ष होता है, जो सरकार में जो पार्टी होती है, उसके पक्ष में ही जाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि मतदाता जो है वो सोचता है कि भाई सरकार तो बदलनी नहीं है, तो जो सरकार चल रही है उसी के साथ चलो। और प्रशासनिक मशीनरी भी जो है उसकी भी सिंपैथी या उसके ऊपर भी सरकार का दबाव होता है। तो दोनों कारणों से उपचुनाव में आमतौर पर सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी होता है। इसीलिए अक्सर आप देखो जो नतीजे आते हैं तो ज़्यादातर सीटें सत्ता पक्ष जीतती है। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसे उपचुनाव हुए हैं जो सरकार ने नहीं, विपक्ष ने जीते हैं। और विपक्ष के जीतने के बाद उनसे राज्य की राजनीति की दिशा बदली। अगर इतिहास से शुरू करें तो ऐसे उपचुनाव जो है, सबसे पहला उपचुनाव मेरी याददाश्त में है वो है जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है वो उपचुनाव जीत के लोकसभा में पहुंचे थे। वो था फर्रुखाबाद, कन्नौज फर्रुखाबाद, वो इटावा फर्रुखाबाद सीट कहलाती थी तब। वो इटावा जिले का कुछ हिस्सा था, फर्रुखाबाद का था, फर्रुखाबाद था मिला जुला। तो वहाँ से जो है डॉक्टर लोहिया उपचुनाव में जीते थे। उसके बाद लोहिया जी चुनाव हारते थे, एक बार नेहरू जी के खिलाफ लड़े एक बार। तो वो जब, और वहाँ से लोहिया जी जब पहुँचे तो उन्होंने, उनके साथ बहुत कम विधायक सांसद थे अपनी पार्टी के 5-6, लेकिन उन्होंने सरकार को हिला दिया। और ये चुनाव शायद, मैं सन भूल रहा हूँ, उस दौर में हुआ था 61 में या 63 में हुआ था शायद, मतलब सन भूल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद ही फिर 60 के दशक में था वो, शुरुआती दशक में। उसके बाद ही पूरे उत्तर भारत की तस्वीर बदली और कांग्रेस का गढ़ ढहना शुरू हुआ और संवित सरकारें 67 में बनती हैं। उसके 4-5 साल बाद संवित सरकारों का दौर आ जाता है पूरा। तो एक तरह से वो चुनाव, उपचुनाव जो था, उसने दिशा तय की थी कांग्रेस के विरोध की। उसके बाद सन 74 में, सन 67 में भी जब उत्तर प्रदेश संवित सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री बने TN सिंह, तो मोहन नारायण सिंह, वो चीफ मिनिस्टर थे। वो बाई इलेक्शन हुआ और वो अपना चुनाव हार गए रामकृष्ण द्विवेदी से। और उसके बाद राजनीति बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर अपना चुनाव हार जाए बाई इलेक्शन में। इसी तरह फिर सन 74 में एक उपचुनाव होता है, वो था जबलपुर का लोकसभा का उपचुनाव।
जिसमें पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के शरद यादव, जो उस समय छात्र नेता थे, जबलपुर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे छात्र संघ के, सेठ गोविंद दास के निधन के बाद उनके पौत्र थे रवि मोहन, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ शरद यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। सारे विपक्ष ने उनका वो समर्थन किया। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी उपचुनाव लड़ी और रायबरेली से हार गई थी। तो चिकमंगलुरु में, कर्नाटक में उपचुनाव हुआ 1970। हाँ 77 में, जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई। वो बाद में हालांकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, लेकिन वो अलग कहा। लेकिन वहीं से कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत हुई, चिकमंगलुरु चुनाव, उपचुनाव से। और उसके बाद 80 के दशक में 88-89 में अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से इलाहाबाद सीट खाली हुई और उस सीट पर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़े और उनका समर्थन पूरे विपक्ष ने किया, लेफ्ट राइट सब ने। और बीपी सिंह चुनाव जीते बाई इलेक्शन। अनिल शास्त्री को चुनाव हराया उन्होंने। अनिल शास्त्री कांग्रेस के उम्मीदवार थे, शास्त्री जी के बेटे। और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार चुनाव हारी। तो उपचुनाव कई बार जो है इस तरह के संकेत देते हैं। ऐसे उपचुनाव उसी के बाद जब 1991 में जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की, जब कार सेवकों पर गोली चली और उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार गई और बीपी सिंह की सरकार, अडवाणी जी की गिरफ्तारी की बात गई, फिर 1991 के लोकसभा चुनाव हुए। उस समय समाजवादी जनता पार्टी थी जिसमें मुलायम सिंह जी थे, वो बुरी तरह चुनाव हारी। लेकिन उसके बाद कुछ सीटों के उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के को वो सफलता नहीं मिली। उस समय मुलायम सिंह जी की पार्टी के कई सीटों में उपचुनाव हुआ था, शायद उसमें कुछ जीत हासिल हुई और वहाँ से एक फिर रिवाइवल शुरू हुआ मुलायम सिंह यादव की राजनीति का। और फिर समाजवादी पार्टी बनाई उन्होंने और समाजवादी पार्टी बनाने के बाद फिर आगे का इतिहास हम लोगों के सामने है। तो उपचुनाव कई बार इस तरह की दिशा देते हैं और उससे लगता है कि जनता का मूड क्या है। अब बांकीपुर का उपचुनाव जो है मामूली उपचुनाव नहीं था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से। जनसंघ के जमाने से आप देखिए कोई बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ। और उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, पारिवारिक सीट, जिसपे उनके पिताजी लगातार एमएलए रहे, 30 साल से ज्यादा से लगातार बीजेपी जीती। और उसके बाद नितिन नवीन जी खुद रहे और वो सीट प्रशांत किशोर जीते। वो प्रशांत किशोर जीते जो आम चुनाव में जिनकी पार्टी को मात्र 4% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं मिली थी और कई सीटों में जमानत जब्त हुई थी। और बांकीपुर में तो उनका कोई वोट ही नहीं था उनकी पार्टी का, बहुत कम स्थिति, खराब स्थिति थी। लेकिन वो लगभग 19,000 वोट से चुनाव जीते। तो वो वोट किसका मिला? भारतीय जनता पार्टी का, आरजेडी का। तो वो ये उपचुनाव भी एक संकेत है। दतिया का उपचुनाव देखिए आप। हालांकि दतिया 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन वहाँ से उसके पहले नरोत्तम मिश्रा लगातार उनका गढ़ माना जाता रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई, 160 से ज़्यादा सीटें हैं उसकी। और उसके बावजूद मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था ये। और राजेंद्र भारती के को सजा जो मिली और उसके बाद ये सीट खाली हुई। उम्मीद थी कि ये सीट बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को लग रहा था, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद ये सीट बीजेपी हार गई। एक गुजरात जीती है, मंडलपुर। तो अब 2 सीटें हार जाना अपने गढ़ से, अपने उन राज्यों से जहाँ सत्ता में है, ये कुछ संकेत जमीन की जो है बीजेपी के लिए शुभ नहीं है। सर, जो अभी आपने बताया 1977 में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा और उसके बाद जो रिवाइवल वाली उनकी सिचुएशन शुरू हुई, हाँ, जो दोबारा से वो रिवाइवल उनका हुआ, उसका किस तरीके से शुरुआत हुई थी, क्या उसकी कहानी थी, क्या किस्सा था पूरा? ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी रायबरेली चुनाव हार गई थी राधा नारायण जी से। और पहले राधा नारायण जी की पिटीशन पे उनका चुनाव खारिज हुआ था 1971 वाला। जब उसके बाद 77 में राधा नारायण जी फिर लड़े इंदिरा जी के खिलाफ। इंदिरा जी चुनाव हार गई, करीब 50-55 हज़ार वोटों से हारी थी चुनाव वो।
तो कांग्रेस में बड़ी निराशा थी। हालांकि कांग्रेस की सीटें 150 से ज़्यादा थी तब भी, दक्षिण भारत में कांग्रेस ने स्वीप किया था, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई थी। दक्षिण भारत में स्वीप किया, उत्तर भारत में स्वीप हो गई, झाड़ू लग गया। तो ये था कि इंदिरा गांधी को सदन में आना चाहिए कहीं से। तो कर्नाटक में चिकमंगलूर की सीट उनके लिए चुनी गई और वहां से वो चुनाव लड़ी वो और चुनाव जीती। तो वहां से वो चुनाव लड़ने गई तो जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाती उनको हराने के लिए। जनता पार्टी के नेता एडमेंट थे कि इंदिरा गांधी जो है सदन में ना आ पाए, लेकिन इंदिरा गांधी लड़ी वहां और जीती। जीत के जब सदन में आई तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी का हौसला बढ़ गया। लेकिन बाद में फिर, और उनके खिलाफ कौन लड़ा था इंदिरा गांधी के खिलाफ? वीरेंद्र पाटिल। और बाद में वीरेंद्र पाटिल जो है वो, एक समय ऐसा आया कि बाद में वीरेंद्र पाटिल को इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इंदिरा जी जब जीत के आई और उसके बाद उन पर शाह कमीशन का केस तो चल ही रहा था, मुकदमेबाजी चली रही थी, और फिर उन पर तमाम तरह के आरोप लगा करके और संसद से उनकी सदस्यता को खारिज किया गया, रद्द कराया गया। संसद में क्या होता है, बहुमत होता है सरकार का, और सरकार अगर कोई आरोप लगा करके और कमेटी को दे दे और कमेटी उसके बाद रिपोर्ट दे और फिर सदन में वोटिंग हो जाए, तो वोटिंग में तो जाहिर है जो सत्ता पक्ष आमतौर पर वो जीतेगा। तो इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई। हालांकि इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कराए जाने को लेकर जनता पार्टी के अंदर एक राय नहीं थी। जनता पार्टी के नेताओं को भी लाभ मिला था सहानुभूति का, जब उनको जेल में डाला गया था तो लोगों ने इंदिरा गांधी को सजा दी थी। जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई और उनकी सदस्यता खारिज की गई, रद्द की गई, और उनके खिलाफ तमाम तरह का अभियान जनता पार्टी ने चलाया, तो उसका लाभ इंदिरा जी को मिला। तो भारत में थोड़ा प्रतिशोध की राजनीति लोग पसंद कम करते हैं, और जो विक्टिम व्यक्ति होता है उसका कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलता है। सर, एक दिलचस्प जो चुनाव मुझे दिखता है कि वायनाड का भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी पहले तो वायनाड पर जाकर अपनी सीट बचाते हैं, किसी तरीके से जो सिचुएशंस बन जाती हैं उन्हें बड़ा झटका स्मृति ईरानी देती हैं अमेठी में, फिर वायनाड से वो सांसद बनते हैं। फिर दूसरा जब मौका आता है लोकसभा चुनाव का तो वो ज़बरदस्त वापसी जो है वो करते हैं, 2-2 सीटों पर उन्हें जो है रायबरेली हो और आपका वायनाड हो जीत मिलती है। फिर प्रियंका गांधी की वहाँ से एंट्री होती है, उसके पीछे क्या कहानी रही, उस उपचुनाव की क्या कहानी है? प्रियंका गांधी को वहीं से उतारा जाए, इसकी क्या कहानी है? ताजी बात है। राहुल गांधी चूंकि 2 जगह से जीते थे, वो इस्तीफा दे देते हैं, वायनाड खाली होना होता है। जाहिर है वायनाड चूंकि राहुल गांधी की सीट थी, राहुल गांधी 2019 में वहां से जीते थे, फिर 2024 में भी जीते, तो अगर राहुल गांधी जी कोई दूसरा कैंडिडेट दिया जाता तो शायद उसका नुकसान होता कांग्रेस पार्टी को, और वो नुकसान विधानसभा तक में भी हो सकता था। ये माना जाता कि भाई आपने केरल को छोड़ दिया, इसलिए प्रियंका गांधी को वहाँ उतारा गया कि प्रियंका गांधी के लिए एक तो जीत आसान हो जाएगी, उनका सदन में पहुँचना आसान हो जाएगा, और दूसरा एक मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी ने छोड़ा है लेकिन प्रियंका गांधी तो आ गई। तो विकल्प के रूप में गांधी परिवार के ही व्यक्ति को लाया गया, तो वो एक रणनीति का हिस्सा भी था। दूसरा, प्रियंका जी को लोकसभा में लाना भी था, वो भी एक उनके लिए सेफ रूट था। गांधी परिवार जो है, खासकर नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के ज़माने से उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से चुनाव लड़ता रहा है। इंदिरा जी चिकमंगलूर से लड़ी, चुनाव जीती। 1980 का चुनाव उन्होंने रायबरेली से नहीं लड़ा, उन्होंने मेडक से लड़ा। अच्छा, मेडक तो उसमें आंध्र प्रदेश में था, अब शायद तेलंगाना में है। हाँ, मेडक की सीट से जीत के आई थी वो, रायबरेली छोड़ दिया था उन्होंने। 80 में रायबरेली से नहीं लड़ी वो। तो उसके बाद सोनिया जी की जो एंट्री होती है राजनीति में, राजीव गांधी अमेठी से लड़े, वो लगातार अमेठी से, वो दक्षिण नहीं गए। सोनिया जी की जब एंट्री होती है तो वो 2 जगह से लड़ती हैं, अमेठी और बेल्लारी कर्नाटक में, और दोनों जगह जीतती हैं। फिर बेल्लारी छोड़ती हैं, वो अमेठी को रिटेन करती हैं। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड और प्रियंका गांधी वायनाड। तो गांधी परिवार इसके जरिए ये भी बताता है कि स्वीकार्यता उत्तर दक्षिण दोनों जगह है। तो
यही भी उसके पीछे बिल्कुल उसके पीछे ये भी कारण है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उपचुनाव बांकीपुर का पहला नहीं है जिसने सियासी समीकरण बदल दिए हों। जैसे कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के मूड में ही वो चुनाव जो है अमूमन देखा जाता है, लेकिन ऐसे भी चुनाव हुए हैं जिन्होंने पूरे सियासी समीकरण बदले, इंदिरा गांधी से लेकर और हम अब प्रियंका गांधी तक भी देख रहे हैं, जो हम केरल में इस वक्त एक बार फिर से यूडीएफ के उसमें वापसी झारखंड में भी एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए थे। जैसे टीएन सिंह हारे थे, ऐसे ही शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो उस बाई इलेक्शन में शिबू सोरेन हार गए थे। अब बांकीपुर का जो भविष्य है वो जरूर ये बताएगा कि उससे झटका लगता है या फिर सबक जो है वो बिहार में और केंद्र में जो सत्ता पक्ष है वो लेता है या फिर नहीं लेता है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उपचुनाव के किस्से ये बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो आज कुछ किस्से कुछ बातें में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।